जैसे कि आपके पास कोई फंक्शन आ गया x² + 3x + 2 करके कोई फंक्शन है और आपसे इनइक्वालिटी वगैरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है या लेस देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, मैं पहले भी बता चुका हूं तो फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो इस तरह के जो सवाल होते हैं ना, इनमें जो आंसर्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसने बोल दिया है कि आप x की ऐसी वैल्यू के लिए सॉल्व करिए जिसका आंसर 0 से हमेशा बड़ा हो। मतलब x की ऐसी वैल्यू पुट करना है ये हमेशा 0 से बड़ा हो जाए, मतलब पॉजिटिव हो जाए। ऐसे तो बहुत सारी वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी गिनते रहोगे आप, है ना। कुछ पॉइंट्स में भी वैल्यू आएगी, बहुत सारी वैल्यू आएगी, है ना। तो आपको क्या करना है इस केसेस के अंदर, आपको ये ध्यान देना है कि हमें अगर वेवी कर्व आता है तो हम इसका इजीली आंसर दे पाएंगे, और अगर वेवी कर्व नहीं आता तो आप इजीली आंसर नहीं दे पाओगे। तो इन तरह के सवालों को क्या करते हैं, क्या है, हम सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, है ना। फैक्टर करना आपको आता ही है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 2 1 2 होता है, पता है कि नहीं पता है। तो इसको फैक्टराइज करेंगे तो 2 ये हो जाएगा 2x + x + 2 ग्रेटर देन 0। ठीक, फिर यहाँ से मैं x कॉमन लूंगा तो ये बचेगा x + 2 + 1 कॉमन लूंगा, यहाँ कुछ नहीं है कॉमन तो 1 ले लीजिए, ग्रेटर देन 0। तो x + 2 पूरे एक्सप्रेशन से कॉमन आएगा, अंदर बचेगा ये वाला x, ये बचेगा +1 ग्रेटर देन 0। यहाँ तक तो सबको आता है ना, ये 10th क्लास में किया है आपने, 9th में भी किया है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो इतना आता है। अब इसके बाद वेवी कर्व शुरू होता है, तो आपको सबसे पहले निकालना रहते हैं क्या, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालना रहते हैं आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना रहते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, इस पूरे के पूरे जो आपका फैक्टर आया है इसको 0 कर दीजिए। जो आपका फैक्टर है उसको आपने क्या करा, 0 कर दिया। तो x + 2 को आपने 0 किया तो x की वैल्यू कितनी आई, है ना। ऐसे ही x + 1 को भी 0 कर दीजिए। तो जैसे ही आपने x + 1 को 0 किया तो x की वैल्यू आपको मिली -1। इस तरह से आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट आए, ये और ये, यहाँ पर आपके 2 क्रिटिकल पॉइंट आए। तो आप क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए, है ना। उन क्रिटिकल पॉइंट को क्या करिए, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दीजिए। ये रहा नंबर लाइन, इस पे मैंने क्रिटिकल पॉइंट को प्लॉट कर दिया। सबसे पहले क्या आएगा, -2 और फिर आएगा -1। कोई दिक्कत है यहाँ पर, है ना। जो छोटा है वो पहले आएगा, है ना। तो -2 छोटा होता है -1 से, पता है ना। ये तो पता है ना, सीधी है, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पे देखिए, अब हम क्या करते हैं, अगर पावर ऑड है, ऑड है मतलब जो आपका फैक्टर है उसकी पावर ऑड है, ये ऑड है, 1 है यहाँ पे और यहाँ पे भी 1 है, तो ये 1 1 क्या होता है, ऑड पावर होती है। पावर 2 होती है ना, या तो इवन होगी या ऑड होगी। इवन के नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, और ऑड नंबर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो ये ऑड पावर से, ऑड पावर से तो सिंपल आपको यहाँ से प्लस शुरू करना है, प्लस माइनस प्लस, इस तरह से आपको लिख देना है। क्या लिख देना है, प्लस माइनस प्लस। अब सवाल को देखिए, वो क्या बोलना चाह रहा है, वो बोल रहा जा रहा है 0 से बड़ा, मतलब ग्रेटर देन 0, दैट मीन्स पॉजिटिव नंबर्स, है ना। जो आंसर आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पर प्लस प्लस जहां लिखा है वो हमारे आंसर कहलाएंगे, वो हमारे आंसर कहलाएंगे। तो यहाँ देखिए प्लस प्लस कहाँ लिखा है, तो यहाँ लिखा है आपका, देखिए ये मैंने ओपन छोड़ दिया था, ये माइनस का इन्फिनिटी, और इस साइड मिलता है आपको प्लस का इन्फिनिटी। तो ये हो जाएगा आपका -∞ to -2, ठीक है, -∞ से -2, यही है ना x, ठीक, यूनियन -1 to ∞, ठीक है। तो ये आपका आंसर आया फाइनली, ये आपका आंसर आ गया है। तो कितना सरल है वेवी कर्व को सॉल्व करना, आप खुद देखिए, है ना, कितना सरल है। इसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिल रहा है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, मतलब इसके बीच की कोई सी भी नंबर आप इसके अंदर पुट करिए तो आपको 0 से बड़ा आंसर देगा। इसके बीच के कितने भी नंबर आप पुट करिए, ये 0 से बड़ा आंसर आपको देगा ही देगा। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ। ऐसे ही हमें सॉल्व करना है। आपके पास कितना बड़ा भी एक्सप्रेशन दे दे तो आप कोशिश करिए उसको किस में कन्वर्ट करने की, उसको आप फैक्टराइज करने की कोशिश करिए। आपको फैक्टर बनाना है, कैसे भी करके बनाना है। उसको फैक्टर बनाने के बाद क्या करिए, उनके क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, और क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे प्लॉट करिए, और जैसा कि मैंने बताया वैसा करिए। ठीक है, समझ में आ गया? आई होप क्लियर हो गया होगा, है ना। बेसिक क्लियर कर रहा हूं मैं। अब यहां से आइडिया उठा लेना
है ना। आप सब इतने क्वेश्चंस तो नहीं करा पाऊंगा मैं फिर से रिपीट, हाँ आगे आपकी क्लासेस में कराऊंगा, वो अलग चीज़ है ना। अभी अपन को थोड़ा सा आगे बढ़ना है तो मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। अब ये तो हो गया पॉलिनोमियल फंक्शन की बात हो गई, सिंपल फंक्शन था पॉलिनोमियल फंक्शन, इसकी बात हो गई यहाँ पर, ठीक। अच्छा, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट भी देख लीजिए। तो ये होता है आपका क्लोज ब्रैकेट, ये होता है क्लोज ब्रैकेट। अगर इसके अंदर ये A to B कुछ नंबर मैंने लिख दिए हैं, दैट मीन्स A आपका आंसर में इंक्लूड है और B भी आपका आंसर में इंक्लूड है, और इसके बीच का तो आंसर है ही। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया 1 से लेके 4, और हाँ 1 से लेके 4 क्लोज ब्रैकेट में, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 4 भी आंसर है, उसके बीच के सारे नंबर भी आंसर है। 1 और 4 के बीच में कितने नंबर होते हैं बताओ? बस 1.00001, वो कहाँ होता है? वो भी तो होता है ना, 1.5, 1.2, 1. फिर उसके बाद 2 के बाद पॉइंट भी लगाते जाओ, तो कितने इनफाइनाइट नंबर होते हैं, अनंत नंबर होते हैं, ठीक है, समझ गए। तो इसके आंसर जो आते हैं वो बहुत सारे आते हैं, इनको बताने का तरीका ये है। और अगर फॉर एग्जांपल आपको आ गया ऐसा ब्रैकेट, ये A to B, इसका मतलब ये होता है जो एंड वाले आंसर है ना, ये आंसर नहीं है। एंड पे जो लिखे हैं ना नंबर्स, वो हमारे आंसर नहीं है, इसके बीच में जो लिखे हैं वो आंसर है। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा लिख दिया, तो इसका मतलब ये है कि 1 को आंसर नहीं लेना है आपको, 1.0000001 टाइप का जो भी आएगा वहां से आंसर काउंट करो, और कहां तक जाएगा? 3.99999, इस तरह से जो भी आएगा वहां तक जाएगा। लेकिन 4 को आंसर नहीं लेना है और 1 को आंसर नहीं लेना है। इसका मतलब ये होता है, ये ओपन ब्रैकेट होता है। तो ये होता है आपका क्लोज्ड ब्रैकेट और ये होता है आपका ओपन ब्रैकेट। क्लियर है? ठीक है। तो ये बेसिक है, थोड़ा सा मैं बता रहा हूं बस आपको, है ना, क्योंकि आप लोग कुछ बच्चों की क्लासेस मिस हो गई हैं शुरुआत की, इसलिए दिक्कत हो रही है। चलिए तो देखते हैं आगे। मॉडुलस का भी बता देता हूं आपको मैं, है ना। मॉडुलस फंक्शन अगर मैं लूं तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो तो आपको क्लियर है ना। ठीक है, ये होता है आपका मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अब इसमें इनइक्वालिटी आ जाती है, अगर इसके अंदर आ जाती है आपकी इनइक्वालिटी, ठीक, अगर इसमें आपकी इनइक्वालिटी आ जाती है तो आपको फिर से देवी कर्व का यूज करना पड़ जाता है। ठीक है, वो कैसे सर? वो ऐसे, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, है ना, अभी डिटेल में बताने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, आगे बढ़ना है, डायरेक्ट बता रहा हूँ। जैसे मान लो आपके पास इनइक्वालिटी ऐसी आ गई कि मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू a, कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी हो, 100 1000 जो भी हो। अगर ऐसी इनइक्वालिटी आपके सामने बन के आ रही है तो उस केस में आप क्या करते हो? तो उस केस में जो आंसर होता है वो हमेशा रहता है, जो आंसर होता है वो होता है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ए आंसर होता है आपका, यूनियन प्लस A2 प्लस इन्फिनिटी। ठीक है ना। इसका डायरेक्ट मेथड मैंने क्लास में समझाया, ओ पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन क्लास में बताया है। तो यहाँ देखिए, अब मॉड ऑफ x इफ लेस देन a, तो आप क्या करिए, यहाँ पे डायरेक्ट बोल सकते हो जो x की वैल्यू है वो है आपकी कहाँ से कहाँ तक, -a से प्लस का a, आप ऐसे बोल सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ इक्वल लगा होता तो हम क्लोज ब्रैकेट लगाते, इक्वल नहीं लगाया तो हमने ओपन ब्रैकेट लगाया है। ठीक है, यहाँ इक्वल लगा तो मैंने देखो क्लोज ब्रैकेट किया, इनको आंसर में लिया, क्योंकि उसने बोला था आंसर में लो, इक्वल लगाया ना, ये भी आंसर है तो मैंने आंसर में लिया है। तो यहाँ देखिए आप ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी कभी भी आंसर नहीं होते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी आंसर नहीं होता कभी भी, ध्यान रखना, इन्फिनिटी कभी आंसर नहीं होता है। अगर इन्फिनिटी आंसर आ रहा है दैट मीन्स आपका फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड है, वो डिफाइंड ही नहीं है फंक्शन। ठीक है, आपने कुछ गड़बड़ी कर दी है। बोलो, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो आप अगर एंगल मेजरमेंट सीखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो एंगल मेजरमेंट होते हैं इसकी यूनिट किस तरह से आप इनकी यूनिट को कंसीडर करते हो, मतलब इसके सिस्टम होते कितने। ठीक है, तो पहला सिस्टम जो है वो है आपका, क्या है भैया, स्वयम सेक्साडेसिमल।
सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल, ठीक है, ये फर्स्ट सिस्टम होता है, सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसको आप डिग्री बोलते हो। एंगल मेजर करते हो तो आप बोलते हो ना 90 डिग्री, 20 डिग्री। तो जो सिस्टम होता है वो होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम, जिसके अंदर हम डिग्री की बात करते हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर जब राइट एंगल की बात करते हैं, यहाँ पर जब हम इसमें राइट एंगल की बात करते हैं, तो ये जो वन राइट एंगल होता है वो कितने के बराबर होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब मैं कह सकता हूं कि मेरा वन राइट एंगल जो होता है वो किसके बराबर होता है? 90 डिग्री के बराबर होता है। और ये क्यों होता है 90 डिग्री के बराबर? क्योंकि इसको मैंने 90 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक राइट एंगल को मैंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। एक एक डिग्री ऐसे 90 टाइम्स जब मैंने काउंट किया तो मैंने देखा कि एक राइट एंगल बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही मेरे को और छोटी यूनिट में जाना है, तो मैं 1 डिग्री की अगर बात करूं तो 1 डिग्री मेरा 60 मिनट के बराबर होता है। 60 मिनट, ये मिनट है ना, ये टाइम वाला मिनट नहीं है, ये यूनिट है, मिनट। जैसे आप पढ़ते हो ना कि सर 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, और फिर मैं बोलता अच्छा 1 मीटर बताओ, तो 1 मीटर बोलते हो आप सर 100 सेंटीमीटर। तो मैं बोलता हूँ अच्छा 1 सेंटीमीटर बताओ, तो आप बोलते हो 10 मिलीमीटर। पता है कि नहीं? वैसा ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बिल्कुल, और कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ एक राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर होता है, 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होती है, ठीक है। इसको हम मिनट बोलते हैं, ये जो है ना इसको हम क्या बोल सकते हुए? 60 मिनट बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही 1 मिनट 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है। 60 सेकेंड्स को ऐसे डबल डैश करके बताते हैं, 60 सेकेंड्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर होता है, 1 मिनट 60 सेकेंड्स के बराबर होता है। जैसे ये मैंने कन्वर्जन किया था वैसे ही। अब आपको जो क्वेश्चन होगा वो सेकेंड भी दे सकता है, मिनट भी दे सकता है, बोलेगा डिग्री में बताओ। तो जैसे आप इनको सॉल्व करते हो वैसे ही सिमिलर हम इनको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़े, क्लियर है ये? ओके, तो ये हो गया आपका सेक्साडेसिमल। अब जैसे मैंने कुछ बोल दिया, जैसे मान लिया मैंने बोल दिया आपको 100 मिनट, फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल ले लिया मैंने बोला 100 मिनट है। 100 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, कर दोगे? हाँ, पॉइंट में आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कैसे कन्वर्ट करोगे आप देखोगे कि यार 100 मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना है मुझे, और 1 डिग्री कितना होता है? मतलब ये से देखो 60 मिनट कितना होता है? 1 डिग्री, ठीक। 1 मिनट कितना होगा? 1/60 मिनट, है ना। तो 1 मिनट 1 डिग्री सॉरी ना, हाँ, 1 मिनट कितना होगा? 1/60 डिग्री, 60 डिग्री। और तो 100 मिनट कितने होंगे? तो दोनों साइड क्या करो, 100 ले लो। तो अगर डिवाइड करोगे तो आपका 10/6 ये डिग्री आंसर आ जाएगा। ओके, है ना। इस तरह से आप आंसर कन्वर्ट करना, जैसे आप ये करते हो वैसे यही करना है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। आगे बढ़े। डिग्री से देखो आप परिचित हो, आप फैमिलियर हो, आप शुरू से डिग्री पढ़ते आ रहे हो, है ना। जब से आपने एंगल मेजरमेंट सीखा है बचपन से, पहली बार जब आपको बताया गया था कि एंगल ये चीज होती है, तो आपने सोचा अच्छा सर इसकी यूनिट क्या होती है? तो आपने बोला था डिग्री होती है, ठीक है, ठीक। अब मैं बोल रहा हूं कि इसकी और भी यूनिट होती है, तो हम अगली यूनिट पे चलते हैं। तो अगली यूनिट ये होती है आपकी, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सेंटेसिमल सिस्टम, ग्रेड, ठीक है, ग्रेड की बात करते हैं। तो हुआ ये कि बनाने वाले ने जो किया कि 60 मिनट 60 सेकेंड इस तरह से इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। अगर वो 100 को इमेजिन करता, वो बोलता है यार 1 डिग्री 100 मिनट बन जाए,
और 1 मिनट 100 सेकेंड बन जाए, समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इस तरह से अज्यूम करता तो हमारे कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम इसको रिलेट कर पाते हैं हमारे किससे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर से। 100 टाइप का था ना वो भी, तो वैसा इजी हो जाता थोड़ा सॉल्व करना, समझ रहे हो? तो वहीं से एक नए सिस्टम की शुरुआत हुई, ग्रेड सिस्टम की। और ग्रेड सिस्टम में ऐसा कहा गया कि जो वन राइट एंगल है वो बराबर होगा आपका 100 ग्रेड के बराबर, ऐसे जी ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। 1 ग्रेड जो होगा वो होगा आपका 100 मिनट के बराबर, और 1 मिनट जो होगा वो आपका होगा 100 सेकेंड। तो ये होता है आपका क्या, ग्रेड यूनिट है ये। ओके, क्लियर है ना? आगे बढ़ रहे हैं अपन, बाद में बताऊंगा ये सब कन्वर्जन वगैरह, ठीक है? क्लियर? अब यहां पे देखो, अब मुझे ये पता है कि वन राइट एंगल तो जो होता है, वन राइट एंगल की बात करूं अगर मैं, वन राइट एंगल की अगर मैं बात करूं तो वन राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है, और वही 100 ग्रेड भी होता है ना? मतलब 90 डिग्री ऑलवेज इक्वल टू 100 ग्रेड। भाई मैंने बताया ना, 90 डिग्री को भी एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोलते हैं, और एक राइट एंगल को 100 ग्रेड बोलते हैं, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल है। नाउ वी कम टू द सर्कुलर सिस्टम, मतलब रेडियन। अभी हमने आपसे किसकी बात की, डिग्री की बात की, फिर मैंने आपसे ग्रेड की बात की, अब मैं आपसे रेडियन की बात कर रहा हूं, क्योंकि अब से हम जब पढ़ाई करेंगे आगे तक, तो अब हम डिग्री का जिक्र बहुत कम करने वाले हैं, हम सिर्फ रेडियन का जिक्र करने वाले हैं। मतलब रेडियन पे हमारा फोकस रहेगा, ठीक है? रेडियन की बातें करेंगे अब, डिग्री की बातें अब नहीं करेंगे, है ना? तो शुरू करते हैं, रेडियन को समझते हैं कि रेडियन होती क्या चीज है। सपोज ये एक सबसे पहले मैं एक यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है? एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ, तो अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहे हैं, सर्कुलर सिस्टम पढ़ रहा है, मतलब हम रेडियन की बात कर रहे हैं, है ना? हम रेडियन पढ़ रहे हैं। ये इसका सेंटर है, ठीक, और ये इसकी रेडियस है आर। ओके, ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है और रेडियस है आर, ठीक। जितनी इसकी रेडियस है मैं उतनी ही आर्क लेंथ ले रहा हूं, उतनी ही मैं क्या ले रहा हूं, आर्क लेंथ ले रहा हूं, ठीक है? मान लेते हैं वो इस पॉइंट पे आ रहा हूं, क्लियर? मतलब ये जो आर है ना, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो भी आर है, ठीक। इसको आपस में यहां से जोड़ दो, मेरी बात को समझना ध्यान से। जितनी रेडियस की लेंथ है उतने ही अगर आर्क की लेंथ है, दोनों आपस में बराबर है, तो इस आर्क ने सेंटर पर जो एंगल बनाया थीटा नाम का, उसी को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। यही क्या होता है, 1 रेडियन। इसका मेजर है ये 1 रेडियन, ठीक है? ध्यान रखना, जितना आर्क ने, अगर लेंथ इक्वल होना चाहिए, मतलब जितना आर्क लेंथ है उतनी ही रेडियस होना चाहिए, तब जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, ये जो आर्क बना रही है, उसी को हमने क्या बोला, 1 रेडियन। क्लियर है ये चीज, है ना? डेफिनेशन क्लियर हो गई रेडियन की? हाँ, ठीक है, बहुत बढ़िया। मैं ये करता हूं, चलो ये तो 1 ये आर बराबर है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 1 रेडियन, है कि नहीं? मैंने डिफाइन किया और आपने मान लिया कि हाँ सर ऐसा है, कोई दिक्कत इसमें? बोलो कोई दिक्कत है? नहीं ना। मैं क्या करता हूँ, एक और लेंथ ले रहा हूँ, मतलब इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, यहाँ पे कहीं पे मैं सी भी ले रहा हूँ, ओके, और इसको मैं यहाँ से इसको मिला दे रहा हूँ, और ये सी जो ले रहा हूँ मैं, इसको और अच्छे से ले लेता हूँ मैं, इसको और अच्छे से ले लेता हूँ, हाँ, सी ऐसा, ये लो, ताकि थोड़ा क्लियर रहे। ये वाला हिस्सा आपका सी है, ठीक है? ये सी है, कोई दिक्कत? ये सी है, और इस तरह से मैंने सी लिया है ताकि जो मेरा एंगल
ये ओ ले लेते हैं, एंगल AOC क्या बन जाए, 90 डिग्री हो जाए, है ना। मैंने इस तरह से C को प्लॉट किया है इसके ऊपर, ताकि ये जो है ना ये 90 डिग्री है, ये दिख रहा है यहां से यहां तक, ये आपका 90 डिग्री है। ओके चलो, अच्छा एक बात मानते हो कि नहीं, जब आर्क लेंथ छोटी थी तो जो एंगल बन रहा था वो भी छोटा बन रहा था। जैसी आर्क लेंथ मैंने बढ़ा दी, AC कर दी, तो एंगल बड़ा हो गया। ये तो समझ में आ रहा है ना, मतलब जितनी बड़ी आर्क होगी उतना बड़ा एंगल होगा। मतलब इस तरह से आप बोल सकते हो जो आर्क लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एंगल के, है ना। जितना एंगल सबटेंड हो रहा है उसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि जो आर्क लेंथ है वो प्रोपोर्शनल है एंगल के, ठीक है, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं L इज डायरेक्ट, K एक कांस्टेंट आ गया और थीटा हो गया, ऐसा सीखा है ना आपने। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है K, सीखा है ना ऐसा। अगर मैं इसको 1 नाम दे दूं, इसको भी 1 नाम दे दूं, और यहाँ पर भी मैं L2 ऐसे ही एक क्रिएट कर दूं θ2, तो K से K कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा L1 अपॉन L2 इक्वल टू θ2 अपॉन θ1 अपॉन θ2, ऐसा हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब मैं ऐसा ही एक्सप्रेशन इसके लिए यहाँ पे क्रिएट करने वाला हूँ। मैं बोल रहा हूँ आर्क लेंथ सबसे पहले मैं ले लेता हूँ AB, ठीक। मैंने कैसी लेंथ ले ली, लेंथ ले ली मैंने AB, ठीक, और अपॉन ABC, L2 मतलब ये पूरी वाली ले लेता हूँ ABC, है ना, या AC सीधे बोल दो। तो आर्क लेंथ ले ली मैंने क्या, AC। AB जो आर्क लेंथ थी तो एंगल कितना था, 1 रेडियन। AB जब आर्क लेंथ थी तो एंगल कितना था, 1 रेडियन, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 1 रेडियन, है ना। और जब L2 था तो कितना था, 90 डिग्री, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 90 डिग्री। बोलो कोई दिक्कत है, बोलो कोई दिक्कत हो तो। हाँ देखिए, जितना आर्क लेंथ है, ठीक, वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, एंगल के ऊपर। आर्क लेंथ ज्यादा तो एंगल ज्यादा, तो मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी का एक रिलेशन यहाँ पे क्रिएट किया, और ये इससे फैमिलियर हो आप लोग, है ना, ये बन गया इस तरह से। तो मैंने पहले इसकी आर्क लेंथ ली तो एंगल ये वाला लिया, ये सामने, ठीक। जब मैंने ये बड़ी वाली आर्क लेंथ ली तो मैंने एंगल पूरा 90 डिग्री लिया, मतलब जितना आर्क जो एंगल बना रही है वो उसके जस्ट सामने मैंने रख दिया यहाँ पर। AB R है, ओके। AC क्या है, वेरी गुड, 1/4 ऑफ 2 पाई R। 2 पाई R, ये पूरे की लेंथ 2 पाई R होती है, और ये देख रहा है आपको 1/4 हिस्सा है ये वाला, है ना, 90 डिग्री मतलब 1/4 है, तो 1/4 ऑफ 2 पाई R, और इक्वल टू यहाँ क्या लिखा है, 1 रेडियन अपॉन 90 डिग्री। R से R कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 ऊपर चला गया, है ना, 2 ऊपर चला गया, यहाँ देख लो 2 ऊपर चला गया, नीचे बच गया पाई, इक्वल टू 1 रेडियन अपॉन 90 डिग्री, ठीक। 90 डिग्री का इधर मल्टीप्लाई करो, है ना, 90 डिग्री का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो आप, तो ये क्या बन जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल टू 1 रेडियन। समझ में आया, मतलब 1 रेडियन होता कितना है वो मैं समझा रहा हूं। तो 1 रेडियन इक्वल होता है 180 डिग्री अपॉन पाई के। अगर मैं इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कुछ निकालना चाहूं कि अच्छा कितना होता है सर, अभी भी समझ में नहीं आया, तो पाई की वैल्यू 22/7 तो पढ़ते आए हो ना, वो डाल दूं इधर पे तो शायद कुछ निकल के आए। तो मैं इधर बोल रहा हूं कि आप 180 अपॉन 22/7 यहाँ डाल दीजिए, ठीक है। अभी भी ध्यान रखना है, डिग्री को डिग्री रखना, रेडियन को रेडियन, ताकि कन्वर्जन दिखता रहे। अब इसको सॉल्व करो फटाक से, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर आ जाएगा, है ना। तो उसके बाद मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ इधर, ठीक है। इसके बाद यहाँ ऊपर, तो 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो 7 इंटू 180 अपॉन 22 सॉल्व करोगे तो ये आएगा 57.3, लगभग इतना ही आएगा। अप्रोक्स ले लेता हूँ ऐसा, है ना, 2 के बाद भी कुछ कुछ आएगा भाई, तो इसलिए 3 ले लेते हैं, ठीक है। 57.3, मतलब और एक्सप्रोक्स बोलूं तो ये लगभग कितना हो गया, 60 डिग्री, है ना। तो यहां से मैं एक चीज और ये कर सकता हूं कि देखो, अगर पाई का मल्टीप्लाई इधर कर दूं
तो मुझे क्या निकल के आएगा यहाँ पर, अगर पाई का मल्टीप्लाई यहाँ कर देता हूँ तो क्या निकल के आएगा, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। ये रिजल्ट आपको याद ही होना चाहिए। पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। जहां पर लिखा है 180 डिग्री वहां पे क्या लिख दो, पाई, तो क्या बन गया वो, रेडियन। जहां पे लिखा है पाई रेडियन वहां पे क्या लिख दो, 180 डिग्री। समझ गए मेरी बात को। तो आप इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो रेडियन को डिग्री में। तो कुल मिला के ये है कि आपको क्या पता होना चाहिए कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है तो आप बोलोगे पाई अपॉन 180 के रेडियन के बराबर होता है। और अगर मैंने बोला कि अच्छा कोई x डिग्री है उसको कन्वर्ट करना है आपको रेडियन में, तो आप क्या करोगे, उसमें पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ये चीज क्लियर है। कोई भी कुछ भी दिया हो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, और इसका जस्ट अपोजिट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 अपॉन पाई, ठीक, डिग्री, इसके बराबर होता है। तो मैंने बोला अगर x रेडियन है ना, उसको अपन कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो आप 180 अपॉन पाई से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका डिग्री में। ठीक है, तो ये दो कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए, एक पहला ये और दूसरा ये, है ना, आपस में एक दूसरे को आप कन्वर्ट कर सकते हो। चलो अब हम कुछ एंगल्स लेते हैं, उनको कन्वर्ट करके देखते हैं किस तरह के आंसर आते हैं। ठीक है, और वही अब से हम याद रखेंगे और याद रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलो कौन कौन से एंगल तुम्हें याद हैं उन पे आ जाते हैं अपन। सबसे पहले 30 डिग्री की बात करते हैं। कोई दिक्कत, किसकी बात करते हैं, 30 डिग्री की। मैं 30 डिग्री को रेडियन में लिखना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं, इसमें 30 डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो मुझे ये पता है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है, पाई अपॉन 180 रेडियन के बराबर होता है ना। तो 30 डिग्री किसके बराबर होगा, तो 30 डिग्री बराबर होगा पाई अपॉन 180 इंटू 30 के बराबर होता है, 0 से 0 गया और ये गया 6 टाइम्स, तो ये किसके बराबर हो गया, पाई बाय 6 के। तो मैं 30 डिग्री को क्या बोल सकता हूँ, पाई अपॉन 6 में बोल सकता हूँ। तो अब से मैं पाई बाय 6 बोलूँ तो डरना मत, 30 डिग्री समझ जाना, है ना, क्योंकि अब हम रेडियन में ही बात करेंगे, हम डिग्री में बहुत कम बात करेंगे आपसे। अभी आगे चल के पूरा पाई पाई में ही चलेगा हर चीजें, तो आप समझ जाना, पाई बाय 6 बोल दिया तो क्या, पाई बाय 4 बोल दिया तो क्या, पाई बाय 3 बोल दिया तो क्या, 5 पाई बाय 4 बोल दिया तो क्या, 3 पाई बाय 2 बोल दिया तो क्या, ये सब पता होना चाहिए आपको। और ये अगर पता भी नहीं है तो हम इतने क्वेश्चन करने वाले हैं आगे कि सब आपको वैसे ही याद होने वाला है कि यार क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो ये तो पहला एंगल है। दूसरा एंगल बात करते हैं। दूसरा एंगल आप 45 डिग्री जनरली यूज करते हो। ठीक है, तो 45 डिग्री को मुझे चेंज करना है किसमें, रेडियन में। तो क्या करूं, इसके अंदर में पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये 45 इसमें 4 टाइम्स में कट जाता है, तो ये हो जाता है पाई बाय 4। तो 45 डिग्री को आप बोल सकते हो पाई बाय 4। ठीक, ऐसे ही थर्ड ले लेता हूं 60 डिग्री। ये जनरल एंगल है जो आप जनरली आप यूज करते हो ना, वो एंगल है। तो पहले उनको अपन बना लेते हैं, बाकी दूसरे को देखेंगे। तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री को अगर कन्वर्ट करना है आपको तो यहाँ भी पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा आपका, 3 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई बाय 3। तो ये इसको आप लिख सकते हो पाई अपॉन 3। ओके, पाई बाय 3। ठीक है, चलिए 90 और देख लेते हैं, फोर्थ। तो अगर 90 डिग्री को आपको रेडियन में लिखना है तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री इंटू पाई बाय 180, 180। तो 90 180 2 बार में चले जाता है, तो ये हो गया पाई बाय 2। तो 90 डिग्री को आप पाई बाय 2 बोल सकते हैं। कोई दिक्कत? अच्छा 360 को क्या लिख सकते हैं, 270 को लिख के बताओ। चलो यार छोड़ो, 270 270 डिग्री कन्वर्ट करो उसको रेडियन में। तो कैसे करेंगे कन्वर्ट इसको, 270 इंटू पाई बाय 180। ठीक है,
तो आप काटेंगे इसको तो क्या आएगा, ये 90 चले आएगा, है ना। 9 3 जा 270 और ये 9 2 जा, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई बाय 2। तो ये होता है आपका 3 पाई बाय 2। 2 पाई बाय 30 रेडियन। कन्वर्ट करो इसको डिग्री में फटाक से, है क्या। इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा किसका, 180 अपॉन पाई का। पाई से पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 3 कितनी बार में जाएगा, 6 बार। तो 6 2 जा 12, तो 12 डिग्री इसका आंसर आएगा। नहीं कर। नेक्स्ट क्वेश्चन सब लोग लिखो। द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP, the angle of a quadrilateral are in AP and the greatest angle is 120 degree. Then the angles in radians are 120 degree. Then the angles in radians are क्या होंगे बताओ। तो क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वाड्रिलेटरल है ना, 4 एंगल है ना, सबसे बड़ा कितना है 120, है ना 120। एपी कैसे बनती है, एपी कैसे बनती है, पहला टर्म ए, फिर ए प्लस डी कॉमन डिफरेंस, फिर ए प्लस 2d, फिर ए प्लस 3d। बस इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो। सबसे बड़ा ये है ना, ये सबसे बड़ा है, तो इससे छोटा क्या होगा, d कम हो जाएगा उसमें से एक, और उससे छोटा कितना होगा, उसमें से 2d कम हो जाएगा, इससे छोटा कितना होगा 3d कम हो जाएगा उसमें से। और सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ एन क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू 360 डिग्री। किसी क्वाड्रिलेटरल के आप चारों एंगल को अगर ऐड करो तो कितना होता है 360। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो क्या बनना चाहिए, अरे तुम ये लो, ऐड करूंगा तो कितना बनना चाहिए 360। यहां से डी की वैल्यू आ जाएगी, और डी की वैल्यू आ जाएगी तो डाल देना, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया, कॉन्सेप्ट समझ में आया। देखो शुभम, मैंने क्या बोला, एक एंगल तो उठा लिया मैंने, बड़े एंगल में से डी माइनस करते चले गए, है ना। यही आता है एपी के अंदर, यही होता है कि नहीं होता। तो ऐड कर दो इनको, तो ये हो गया 1d हो गया, 2d हो गया, 3d माइनस 6d ना, है ना, माइनस का 6d। 120 120 120 4 टाइम्स ऑफ 120 कितना होता है, इक्वल टू 360। तो ये हो जाएगा 480, हाँ 20 आ रही है, ठीक है। इसको उठा के उस साइड ले जाओ तो 6d हो जाएगा कितने के बराबर, 480 माइनस 360 कितना होता है ये 120। तो ये हो गया 6 दूनी 12 20। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो सब पहला वाला टर्म क्या था, पहला वाला एंगल क्या था 120, दूसरा कितना होगा 100, उससे पहले वाला कितना होगा 80, उससे कम वाला 60। अब इनको किस में लिखना है तुम्हें, रेडियन में। क्वेश्चन बोला है किस में कन्वर्ट करके लिखो, रेडियन में। ये समझ में आया लिखना आपको। 20 हटा दिया ना, सबसे बड़ा 120 था, आंसर यहां से आया d20, तो 20 सब में से घटाते चले जाओ, तो चारों एंगल निकल के आ गए। अब आप यहां पर देखिए, तो 120 को क्या लिख सकता हूं मैं, वेरी गुड, 2 पाई अपॉन 3, 100 को 9, जल्दी बताओ। हाँ 80 को
80 को कितना लिख सकता हूँ? 4 पाई बाय 9। 60 को 5 बाय 3। लो भैया आंसर आ गया। चलिए देखिए इधर ध्यान से, अब मैं आपका वो डाउट क्लियर करने वाला हूं जिसमें मैंने आपसे ये बोला था कि साइन जीरो एंगल लेना किसी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए सही नहीं है, गलत है, ठीक है। और मैंने ये भी बोला था कि 90 डिग्री एंगल इमेजिन करना भी सही नहीं है, क्योंकि अगर आपने दो 90 डिग्री एंगल एग्जिस्ट ही नहीं करते किसी ट्रायंगल के अंदर, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। एक 90 डिग्री होता है राइट एंगल ट्रायंगल में, उसका नाम ही राइट एंगल इसलिए रखा गया है। दूसरा भी 90 डिग्री अगर आपने कर दिया तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही नहीं बचा, वो खत्म हो चुका है, ठीक है। तो उस डाउट को हम क्लियर कर रहे हैं कि आखिर बनाने वाला बेवकूफ थोड़ी ना था जिसने बनाया है, कुछ तो रहा होगा। तो अब हम ट्रायंगल की दुनिया से निकलकर, राइट एंगल ट्रायंगल की दुनिया से निकलकर हम सर्कुलर सिस्टम की दुनिया की ओर जा रहे हैं। सर्कुलर सिस्टम आपने अच्छे से समझ लिया तो आप ये मान के चलिए आपका ये सबसे पहले जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। मैं आपको नई डेफिनेशन देने वाला हूँ साइन कॉस टेन वगैरह की, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले मैं सर्कुलर सिस्टम है तो पहले सर्कल ही बनेगा, ओके। और यहाँ पर मैं क्या ले लेता हूँ, सेंटर ले लेता हूँ इसका, कोई दिक्कत नहीं ना। और इसको मैं ऐसे मिला लेता हूँ, इसको मैं यहाँ से ऐसे मिला लेता हूँ, बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। अच्छा इसको पूरा ही ले लेता हूँ यहाँ ताकि क्लियर हो जाए चीज़ें। अब ठीक है, और अच्छा दिखेगा। ऊपर जा भाई, हाँ अब अच्छा दिख रहा है, ठीक। अब इसके ऊपर मैं एक ओपी लाइन अज्यूम कर रहा हूँ, ओपी लाइन, ठीक है। एक ओपी लाइन अज्यूम कर रहा हूँ और यहां से मैं एक पॉइंट ले रहा हूं, क्या, एम, यहां से ले रहा हूं मैं एम, है ना। अब क्योंकि ये एनपी है और ये ओ एम है, ये आपस में पैरेलल है। सिमिलरली एमपी और ओ एन आपस में पैरेलल है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं कि यहां पर राइट एंगल क्रिएट करना ना बहुत ईजी है, आप इस चीज को समझो। राइट एंगल क्रिएट करना काफी इजी है इसके अंदर, और एंगल भी मेरे को बढ़ाना घटाना भी बहुत इजी है, ठीक है। पहले तो डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, वो चीज को समझाऊं। पहले तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक ओपी जिसकी लेंथ क्या है, आर, रेडियस है सर्कल की, तो रेडियस तो आर ही होगी, रेडियस को आर ही बोलते हैं, है ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ एक यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना चाहता हूँ। यहाँ से मैंने एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। और सिमिलरली, अच्छा ये तो सामने है तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे काफी इसी से काम हो जाएगा अपना। चलो तो अगर मैं, ये मेरा थीटा है, ओके, ये मेरा थीटा है, ठीक। और अगर मैं बोलूं आपसे कि अब मुझे बताओ कि साइन थीटा क्या, साइन थीटा क्या, तो आप बोलोगे सर पीएम अपॉन ओपी, क्या बोलोगे, यही बोलोगे ना, पीएम अपॉन ओपी, नहीं बोलोगे, है ना, पीएम अपॉन ओपी। क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, यहाँ पे मेरा 90 डिग्री बन रहा है ना इधर पे ना भाई। हमारा कॉन्सेप्ट तो वही पुराना वाला हमने सीखा वहीं से, तो हम वहीं से रिलेट करेंगे ना चीजों को। तो हमें ये दिख रहा है कि यहाँ पर अगर मैं पीएम अपॉन ओपी करता हूं तो ये मेरा साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, ठीक है। तो अब मैं बोल रहा हूं आप इसको ऐसा ना लिखो। अगर आप अपने क्वेश्चंस के आंसर चाहते हो और ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज को और बढ़ाना चाहते हो तो आप इसको ऐसा ना लिखते हुए मैं जैसा बता रहा हूं वैसा लिखना शुरू करो। तो आप बोलोगे सर आप कैसा चाहते हैं, है ना, आप ऐसा बोलोगे ना, सर आप कैसा चाहते हैं। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि देखो मुझे ये पता है ना कि जो पीएम है वो ओ एन के बराबर है कि नहीं है ना, पीएम एन ओ के बराबर है कि नहीं है ना। मैंने बनाया ना, सामने बनाया तो हमारे, तो मैं बोल रहा हूं इसको एन ओ लिखो ना भाई, इसको क्या लिखो, एन ओ लिखो, ठीक है। और जो आपका पीएम है उसको
एनओ लिख दिया और जो ओपी है उसको ओपी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ओपी रहने दो। अब मैं जो बता रहा हूं उस पर ध्यान देना, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं अगर यहां से इधर से ध्यान देना जरा, ऐसा क्या दे रहा हूं, अब ये क्या चीज है उस चीज को समझो कि ये क्यों ऐसा कर दिया मैंने, और ये है क्या चीज सर, आप उधर वाला क्यों दिलवा रहे हो हमें। तो मैं ये बोल रहा हूं कि एक काम करो, आप यहां से ना इस पे ऐसा मानो कि ये ओपी ना एक रॉड है, ऐसा अज्यूम करो, क्या है ये, एक रॉड है। तो ये रॉड है और इस साइड ना ये सामने वाली दीवार है सपोज, ठीक, ये रॉड है, उसके सामने ऐसी दीवार यहां से ऐसे यहां पे आ रही है, ठीक। और मैंने सारी लाइट बंद कर दी और सिर्फ इस साइड से मैं लाइट मारता हूं सामने से, तो क्या इसका प्रोजेक्शन ON होगा OP का, क्या इसकी शेडो ON होगी, नहीं समझ पा रहा है। मैं बोल रहा हूं यहां से एक टॉर्च ले लिया मैंने, टॉर्च, और यहां से टॉर्च से मैं लाइट ऐसे करके मार रहा हूं इसके ऊपर, ये OP है इसके ऊपर, जैसे टॉर्च मारा तो ये सामने एक खड़ी डंडी की तरह दिखाई देगा। आप खुद सोच लो, आप कुछ भी लो, यहाँ पर इस पे टॉर्च मारो तो ये ना इतना भले ही है पर सामने वो इतना ही परछाई तो इतनी आएगी इसकी, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ है ना। तो मैं आपसे यही बोल रहा हूं कि आप इस NO को क्या बोलो, प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस, आप इसको ऐसा बोलो, ON भी ना बोलो, आप तो बोलो ON जो है ना वो क्या है, इस OP का प्रोजेक्शन है Y एक्सिस के ऊपर, आप ऐसा बोलो इसको, ठीक है। और नीचे क्या लिखा हुआ है, रेडियस है ना, रेडियस है ना, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ रेडियस। कोई दिक्कत है क्या इस चीज को समझने में, बताओ आप। मैं बोलने का तरीका बदलवा रहा हूं आपसे कि आप ऐसे बोलो इसको, ठीक है, मैं बोलने का तरीका बदलवा रहा हूं बस, और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूं आप यहां पे ये OP है ना, इसके ऊपर मैंने टॉर्च मारा तो उसकी जो शेडो है वो ON प्रोजेक्शन है, तो मैं बोल रहा हूं ON को क्या बोलो आप, OP की प्रोजेक्शन, OP का प्रोजेक्शन बोलो, OP की छाया बोलो वहां पर, कोई दिक्कत यहां पर बोलने में। तो मैंने वैसा लिख दिया, और OP तो मेरा R है, रेडियस है, तो मैंने OP की जगह क्या लिख दिया, लेंथ ऑफ रेडियस, रेडियस की लेंथ जो भी है, ठीक है। तो क्या मैं इसको ऐसा नया डिफाइन कर सकता हूं, कोई आपसे साइन थीटा पूछे तो आप ऐसा बोल सकते हो, है ना, अभी फिलहाल के लिए बोल सकते हो, बोलो, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, मैं बात करता हूं कॉस थीटा की, कॉस थीटा की हम बात करते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा कैसे हम कर सकते हैं, ध्यान से देखना। वैसे अगर अभी प्रोजेक्शन का फंडा छोड़ो और बताओ कॉस थीटा होगा क्या, OM अपॉन OP, OM अपॉन OP, है ना, तो OM अपॉन OP, ये होने वाला है क्या आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो अब ध्यान से सोचो, जो आपका OM है, अगर मैं ऊपर से एक लाइट मारूं यहां नीचे, तो OP का प्रोजेक्शन OM है क्या, OP का प्रोजेक्शन OM है क्या, है ना। तो ये क्या हो गया, OM प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन X एक्सिस अपॉन लेंथ ऑफ रेडियस, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं। और अगर ये दोनों चीज आप समझ गए हो तो टेन थीटा लिखना कितना आसान है ना, तो टेन थीटा लिखना कितना आसान हो गया आपके लिए। आप बोलोगे अरे सर ये तो हमें आ गया, हम तो बोल देंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन Y एक्सिस अपॉन प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन X एक्सिस। बोलो कोई दिक्कत है ऐसा बोलने में तुम्हें, कोई प्रॉब्लम है क्या ऐसा बोलने में तुम्हें, नहीं है ना। ठीक है,
तो मेरा फिर से यहाँ मैं आपको आंसर देने वाला हूँ 0 डिग्री और 90 डिग्री का, ठीक है। ये मेरा ओपी, ये रहा मेरा ओपी, कोई दिक्कत है ना। ये एम, ठीक है, फिलहाल के लिए बना दिया मैंने। अब मैं चाह रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अब मैं चाह रहा हूं कि जो मेरा एंगल है वो 90 डिग्री, यहाँ पे जो थीटा था मैं इसको 0 डिग्री बनाना चाहता हूं। 0 डिग्री मतलब अभी ये ऐसा है, कुछ डिग्री एंगल है इसका, है ना। अब मैं 0 करना चाहता हूं तो मतलब ऐसा कर दूं, है ना, खत्म कर दूं इसको, इसके ऊपर पूरा लेटा दूं। देखो अगर मैं इसको इसके ऊपर पूरा लेटाऊंगा, ठीक है, ध्यान से देखना इधर पे, तो वो ऐसा हो जाएगा कुछ। अभी जो ओपी है वो यहां से यहां आ गया है, मतलब यही ओपी है, समझ गए। अब ये ओपी यहां से मैंने खत्म कर दिया है और इसको मैं कहां ले आया है, नीचे, मेरी जरूरत के अनुसार, है ना। मेरे को जैसी जरूरत थी मैं वैसा लिया है। मैं इस ओपी को खत्म करके मैं यहां ले आया हूं इधर पे, कोई दिक्कत, क्योंकि अब सर्कल है, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूं, ठीक है। अब ला लो यहां से प्रोजेक्शन। अब मैं बोलता हूं बताओ अच्छा साइन थीटा क्या होता है, तो आप बोलोगे साइन 0 क्या होता है ना, 0 की बात कर रहा है, साइन 0 क्या होता है, तो मैं बोलूंगा अच्छा ऊपर क्या आता है, प्रोजेक्शन ऑफ ओपी ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस। अब इसका प्रोजेक्शन लूंगा वाई एक्सिस पे, वो क्या बन जाएगा, 0। अरे यार इसका प्रोजेक्शन लोगे, एक सीधी कर दिया यहाँ पर, तो मुझे तो वो क्या यही पॉइंट दिखेगा ना, 0। तो ऊपर क्या आ गया, 0, और नीचे तो इसकी लेंथ r है ही, है ना, तो r 0/r कितना होता है, 0। बिल्कुल सटीक आंसर, ठीक है। ऐसी अगर मैंने बोल दिया साइन 90 की अगर मैं बात करता हूँ, 90 के भी अस्तित्व को अपन थोड़ा खंगाल लेते हैं कि क्या है, 90 की बात कर लेते हैं। तो अगर ये 90 है, ये जो मेरा ओपी है, ये इसको मैं 90 बनाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, 90 करना है ना। अभी एंगल कितना है, कुछ थीटा है ना, यहां पे लाया था 0 हो गया, इसको मैं इधर बिठा दूंगा तो ये पूरा 90 हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इसको ऊपर ले गया, लो भैया, कोई दिक्कत यहां पर। अब ये बन गया मेरा ओपी, ओपी अब मेरा यहां आ गया है, ये यहां से हट गया है और कहां आ गया है, यहां आ गया है, कोई दिक्कत है ना। अब लो जरा प्रोजेक्शन, इसका प्रोजेक्शन इस पे लो ओपी का, तो भाई वो तो ओपी के ही बराबर होगा, है ना, वो ओएन थोड़ी ना हुआ, वो तो ओपी हुआ ना, क्योंकि ओपी पूरा सामने आ गया है, वो तो ओपी हुआ ना। और नीचे भी क्या था, रेडियस तो लेते ही थे ना, है ना, रेडियस, वो तो ओपी है ना, मतलब r/r कैंसिल, कितना आया, साइन 90 की वैल्यू 1 का वजूद यहां से, थीटा 90 हो जाएगा। अगर जैसे ही मैं मूव करते जाऊंगा ना, मुझे 120 बनाना है, मुझे 360 बनाना है, मुझे 270 बनाना है, मुझे 720 एंगल बनाना है, यहीं से बनेंगे सारे, घुमाते जाओ, क्योंकि 90 डिग्री से ऊपर का एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में होता ही नहीं है। जब आप सर्कुलर सिस्टम लाते हो तो 190 डिग्री के ऊपर के एंगल की भी आप बात करना शुरू कर देते हो, है ना। कोई ने आपसे पूछा अच्छा साइन 120 का डिग्री का मान बताओ, यार ये साइन तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो ट्रायंगल का होता है, कि 120 डिग्री कहां से ले आए आप, तो यहां से लेकर आए, समझ में आया। हम इस चीज को कहां से लेकर आए, सर्कुलर सिस्टम से लेकर आए। अब से हम इस तरह की बात करने वाले हैं आपसे, है ना।